2 शहरी और 2 गांव की गर्भवती बहू। गायत्री के 4 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों की शादी वह गांव की सीधी सादी बिंदिया और चंदा के साथ करके उन्हें बहू बनाकर घर ले आती है। गायत्री की दोनों बहुएं सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं। थोड़े ही दिनों बाद गायत्री के दोनों छोटे बेटे लविश, रणवीर रसोई में खाना बना रही अपनी भाभियों से कहते हैं, चंदा भाभी, बिंदिया भाभी, आप दोनों सारा दिन काम करके कितना थक जाती हैं ना। अरे नाही नाही देवर जी, हमरे ससुराल में तो सब शहरी मशीन जो हैं, अब देखो ना, मसाला पीसे के होवत है तो बस एक बटन दबाते ही गर्र से मसाला पीस जाता है, और कपड़ा धोवे के मशीन में कपड़ा डालते ही कपड़ा चमक जाता है। अरे वो सब तो ठीक है भाभी, मगर इन घर के कामों में उलझकर आप दोनों को भैया के साथ बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता, इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपकी देवरानियां ले आए। अरे फिर तो हम आज ही माँ जी से कह देते हैं आप दोनों के लिए आलिया दीपिका जैसी दुल्हनिया ढूंढने को। भाभी, आपकी देवरानी हमने ढूंढ ली है, आप बस माँ को पटा लो प्लीज। फिर बिंदिया और चंदा अपनी सास से अपने देवर की शादी के बारे में बात करती हैं, जिसके बाद गायत्री अपने बेटों की शादी उनकी मनपसंद की मॉडर्न पल्लवी और मोना से कर देती है। इसके बाद गायत्री की दोनों गांव की बहुएं अपनी शहरी मॉडर्न देवरानियों का गृह प्रवेश कराती हैं। देवरानी जी, इस आरती के थाल में अपने हाथ लगाकर बाहर दीवार पर छाप लगा दीजिए। ओह गॉड, ये कलर कितना डार्क है। हमने अपनी शादी के लिए स्पेशल मैनिक्योर, पेडिक्योर और नेल एक्सटेंशन भी कराया था। इस सो कॉल्ड रिचुअल्स के लिए हम अपने हाथ खराब नहीं करने वाले। मोना बहू, ये रस्म जरूरी होती है, ये तो तुम्हें करनी होगी। मम्मी जी, आप मुझे चैलेंज कर रही हैं, मगर मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ और मैं ये रिचुअल्स नहीं करूंगी। अंडरस्टैंड? यू आर बेटर अंडरस्टैंड। ये कहकर दोनों बहुएं गृह प्रवेश करके अपने अपने पति के साथ अपने कमरे में चली जाती हैं और गायत्री को बहुत गुस्सा आता है। तभी बिंदिया कहती है, कोनो बात नहीं अम्मा जी, जाने दीजिए, अभी हमारी देवरानियां नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ तो सीख जाएंगी। अगले दिन पल्लवी और मोना देर से अपने कमरे से बाहर आती हैं। तब तक चंदा और बिंदिया सारा खाना बनाकर टेबल पर परोस देती हैं। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। हाय दैया देवरानी जी, तुम कैसन ब्लाउज पहनी हो, पूरा पीठ उघारे है। अरे चंदा, हमको तो लागत है देवरानी जी जौने दर्जी को अपन ब्लाउज सीने को दी थी, वो ससुरा ब्लाउज का कपड़ा चुरा लिया है। Stop it! I said stop it! It's backless blouse. तुम दोनों चाहिल गवार को क्या पता ड्रेसिंग सेंस नाम की भी कोई चीज होती है। पल्लवी अपनी गरीब जेठानियों के गांव से होने के कारण उनकी बहुत बेइज्जती करती है। इस तरह से वक्त बीतता जाता है और गायत्री की चारों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। मम्मी जी, मैं और मोना प्रेग्नेंट हैं, आप दादी बनने वाली हैं। माँ जी, हम और बिंदिया अभी माँ बनने वाली हैं। आज तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, मेरे घर में एक साथ 4 खुशखबरी आने वाली है। प्रेग्नेंट होने के बाद गायत्री की शहरी बहुएं पल्लवी और मोना सारा दिन अपने कमरे में एसी की ठंडी ठंडी हवा में ठाठ से बैठी रहती। वहीं बेचारी गांव से आई गरीब बहुएं गर्भवती होते हुए भी सुबह सुबह उठकर काम करती। बिंदिया, तुम जल्दी से सफाई कर दो, तब तक मैं बिजली को भूसा डाल कर आती हूँ। रुको चंदा, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, बिजली के दूध देने का समय भी तो हो गया है। फिर दोनों गर्भवती बहुएं घर के बाहर बंधी भैंसों के पास आती हैं, जहां चंदा उसे भूसा खिलाती है और बिंदिया भैंस का दूध निकालती है। क्या बात है बिजली, दीनू काका के भैंसवा से तुम्हारा टाका भिड़ गवा है कहाँ, जो आज तुम खुशी में बाल्टी भर के दूध दी हो। ओए होए, वैसे जॉन भी कहो, भैंस के थन से दूध पीने का मजा ही कुछ और है। बिंदिया को इस तरह से भैंस का दूध पीता देखकर दोनों शहरी प्रेग्नेंट बहुएं उल्टी करने लगती हैं। It's so dirty. Look at this पल्लवी, ये गवार कैसे इस भूरी भैंस का दूध पी रही हैं। अरे ओ शहरी गोरी मैम, मेरी बिजली को भूरी भैंसिया ना कहो, वरना दुलत्ती मारेगी ना, तो जौने दिल्ली शहर से आई हो वहीं पहुंच जाओगी। ये सुनकर पल्लवी और मोना मुंह ऐंठ कर कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही गुजरते महीनों के साथ चारों बहुएं 5 महीने की प्रेग्नेंट हो जाती हैं और गायत्री कहती है, अरे मोना बहू, पल्लवी बहू, अरे अपना ना सही तो कम से कम अपने होने वाले बच्चों के लिए थोड़ा बहुत तो हाथ पैर हिला लिया करो। अरे माँ जी, हमारी सारी देवरानियों को तो सारा दिन कमरे में ही दही की तरह जमे रहने में मजा आता है, तो क्या करें, अब क्या हम भी तुम दोनों गवारों की तरह गधों की तरह काम करें? हम दोनों प्रेग्नेंट हैं। हाँ, प्रेग्नेंट तो तुम दोनों हो, और चंदा और हम तो जैसे अपने पेट में हवा भर लिए हैं। वो परे गामित नहीं, प्रेग्नेंट होता है, गवार कहीं की। मम्मी जी, आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने और मोना ने अपने लिए एक पर्सनल योगा थेरेपिस्ट को घर पर ही बुला लिया है। वो हमें डेली आकर एक्सरसाइज करा देगा। पर डे 1000 रुपए लेगा बस। हाय दैया देवरानी जी, अरे 2 एक्सरसाइज कराने का 1000 रुपए कम है। अरे इतने में टमाटर खरीद कर आएगा तो हफ्ते भर सब्जी बनेगी।
अब बंद करो ये बकवास करीब कहीं की, जब देखो अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाती रहती हो। लेट्स गो मोना, चाइल्ड कहीं की। इस तरह से वक्त बीतता जाता है और एक तरफ जहां पल्लवी और मोना मॉडर्न तरीकों से अपनी प्रेगनेंसी में सारा दिन बाहर से कभी पिज्जा ऑर्डर करके खाती तो कभी बर्गर और कोई भी काम नहीं करती, और वहीं गांव की बहुएं अपनी गर्भावस्था के दिनों में भी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हैं और गोबर से उपले बनाती हैं और घर का दूध घी खाती। वहीं मोना और पल्लवी प्रेगनेंसी में घर पर महंगी मशीन खरीद कर मंगवाती हैं और उसी पर एक्सरसाइज करती हैं, साथ ही टाइट फिटिंग के कपड़े पहनती हैं। अब चारों की प्रेगनेंसी के 7 महीने हो जाते हैं। वहीं गायत्री अपने गांव की गर्भवती बहुओं की धाय से मालिश कराती है। मोना बहू, पल्लवी बहू, तुम दोनों भी अपने पेट की थोड़ी सी मालिश करा लो। ये हमारे गांव की सबसे पुरानी धाय हैं, इनकी मालिश से दोनों को अच्छा लगेगा। प्लीज मम्मी जी, हमें ना इस चिपचिपे तेल से अब कोई मालिश नहीं करानी, हम अपने बच्चे का ख्याल रख सकती हैं। इसी तरह से वक्त बीतता है और एक दिन गायत्री अपनी चारों बहुओं को लेकर अस्पताल जाती है, जहां उन चारों के अल्ट्रासाउंड होने के बाद वो डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर साहब, मेरी चारों बहुएं और उनके होने वाले बच्चे ठीक तो है ना? माताजी, आपकी 2 बहुओं के बच्चे तो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, मगर आपके बाकी के 2 बहू पल्लवी और मोना की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं। 7 महीने की प्रेगनेंसी में बच्चे को जितना हेल्थ होना चाहिए उनके बच्चे उतने तंदुरुस्त नहीं है, बल्कि कमजोर हैं। अगर ऐसा ही रहा तो 2 महीने बाद उनके बच्चे जब जन्म लेंगे तो उन्हें एक बड़े वक्त तक अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा, और फिर ये कहना भी मुश्किल होगा कि उनके बच्चे जन्म लेने के बाद भी जी पाएंगे या नहीं। ये सुनकर पल्लवी और मोना के खुशियों भरे चेहरे मुरझा जाते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं, जिसके बाद वह उदास मन से घर जाते हैं और अपने किए पर पछताते हुए कहती हैं, हमारे पति हमारे आने वाले बच्चे का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जब उन्हें ये पता चलेगा तो पता नहीं उन पर क्या गुजरेगी। सारी गलती हमारी है पल्लवी। अगर हमने शुरू से ही अपना और अपने होने वाले बच्चे का पूरा ध्यान रखा होता और अपनी जेठानियों की तरह ही काम किया होता तो आज हमारी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। अरे देवरानी जी, ये गंगा जमुना का है बहावत हो, अभी भी कच्चू नहीं बिगड़ा है। हम दोनों आप दोनों का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे और बिजली के दूध से घी से आप दोनों के लिए गोंद के लड्डू बनाएंगे, फिर देखना उसे खा के आने वाला बच्चवा एकदम तंदुरुस्त होगा। उस दिन से लेकर चंदा और बिंदिया अपनी दोनों शहरी प्रेग्नेंट देवरानियों के खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हैं, और अब मोना और पल्लवी भी आलस करना छोड़कर अपनी जेठानी की तरह काम करती हैं और देसी खान पान के बाद ठीक 9 महीने पर वह तंदुरुस्त बच्चों को जन्म देती हैं। और वहीं बिंदिया और चंदा को भी बहुत ही सुंदर बच्चे होते हैं। गायत्री देवी अपने दोनों शहरी और दोनों गाँव की बहुओं के बच्चों को देखकर बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अरे क्या हुआ, अभी तक खाना नहीं बना क्या? कब से हम सब रोटी के इंतजार में बैठे हुए हैं। पता नहीं कहाँ मर गई, रोटी बना रही है या पता नहीं क्या कर रही है जो इसे रोटी लाने में इतना समय लग रहा है। माँ, पिताजी, लीजिए रोटी। रोटी बना रही थी या कुछ और कर रही थी जो तुझे इतनी सी रोटियां लाने में इतना समय लग गया? क्या ये आपको इतनी सी रोटियां नजर आ रही हैं? पूरी 50 रोटियां हैं, ऊपर से एक अकेली मैं काम करने वाली। भाभी भी मेरा किसी काम में हाथ नहीं बटाती हैं, तो 50 रोटियां बनाने में समय तो लगेगा ही। बहू क्यों बंटवाएगी काम में तेरा हाथ? तू क्यों है घर में? एक तो ना जाने क्या पाप किए थे जो भगवान ने तुझ जैसी बौनी बेटी हमें दे दी। तेरे बौनेपन की वजह से कहीं पर भी तेरा रिश्ता नहीं हो रहा है। कब तक हमारे सीने पर बोझ बनकर रहेगी? अरे तुम दोनों बात करते रहना, मुझे रोटी दो, मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। पिताजी, मुझे भी रोटी चाहिए, खुद ही अकेले सारी रोटी खा जाएंगे। देखते ही देखते बबीता के पिता भोला और भाई अजय कुछ ही मिनटों में 50 रोटियां चट कर जाते हैं। कितनी बार कहा है तुझे कि रोटियां कम मत डाला कर, देख कम पड़ गई ना हम सबको रोटी। अब जा दोबारा से आटा गूंथ कर हम सबके लिए रोटियां बना कर ला, और इस बार जल्दी बना कर लाइयो। भैया, पिताजी, आपने इतनी सारी रोटियां अकेले ही खा ली। आप लोग अपने खाने पर थोड़ा कंट्रोल करिए, वरना ज्यादा खाना खाने की वजह से किसी दिन आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। बढ़िया आई हमें सिखाने वाली, तुझे जितना काम बोला जाए ना उतना ही कर। हमारे सामने ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तेरी जितनी लंबाई है उतनी अपनी जबान भी चला, समझी? और माँ जी ने क्या कहा तूने सुना नहीं? जा जाकर रोटियां बना कर ला। अपनी माँ और भाभी की बात सुनकर बबीता को रोना आ जाता है और वो रोती हुई जाकर किचन में रोटियां बनाने लगती है। बबीता फिर से दोबारा 50 रोटियां बनाकर लाती है, लेकिन इस बार भी सिर्फ कुछ ही मिनटों में उसके घर वाले सारी रोटियां खत्म कर देते हैं और बबीता को खाने के लिए एक निवाला भी नहीं मिलता और बेचारी भूखी ही सो जाती है। बबीता के घर वाले एक नंबर के भुक्कड़ होते हैं। सारा गांव बबीता के परिवार को भुक्कड़ का परिवार कहा करता था। बबीता एक बौनी लड़की होती है। बबीता के बौनेपन की वजह से उसका कहीं पर भी रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था, जिसके चलते उसके घर वाले उसे हमेशा उसके बौनेपन के लिए ताने देते और उसी से ही घर का पूरा काम कराते। अब पंडित जी, अब जल्दी से इसके लिए रिश्ता ढूंढ दीजिए, अब बहुत हो गया, अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये बौनी हमारे सीने पर बोझ बन चुकी है। आप जानती है ना कि बबीता के बोनेपन की वजह से हर कोई उससे शादी करने के लिए मना कर देता है। ऐसे में बबीता के लिए मैं अच्छा रिश्ता कहाँ से लाऊं?
अरे अच्छे रिश्ते के लिए आपसे बोल ही कौन रहा है। परिवार अमीर हो या गरीब, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप जल्दी से रिश्ता ढूंढकर इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिलवा दीजिए। दूर खड़ी बबीता अपने माता पिता के मुंह से अपने बारे में ही ऐसी बातें सुनकर दंग रह जाती है और कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही समय बीतता है। पंडित जी बबीता के लिए एक रिश्ता लेकर आते हैं और कुछ ही दिनों में बबीता की शादी करवा देते हैं। बबीता एक अच्छी खासी फैमिली से होती है, लेकिन बबीता की शादी एक गरीब परिवार में होती है। बबीता को उसके ससुराल में वो सारी खुशियां मिलती हैं जो उसे उसके मायके में कभी भी नहीं मिलती। बबीता के बौने होने के बावजूद भी बबीता के ससुराल वाले उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन बबीता के मायके वाले उसके ससुराल आ जाते हैं। माँ, पिताजी, भैया, भाभी, आप सब यहाँ, वो भी ऐसे अचानक? हम यहीं पास वाले गांव में आए थे, सोचा कि तुमसे भी मिलते चलें। अरे समधी समधन जी, आइए आइए, बैठिए। कविता और बबीता दोनों जाकर खाने की तैयारी करो। इतने दिनों के बाद समधी समधन जी आए हैं, बिना खाना खाए नहीं जाना है आपको। खाने का नाम सुनकर बबीता बहुत डर जाती है, लेकिन अपने ससुराल वालों के सामने मायके वालों की बेइज्जती ना हो, इसलिए बबीता बिना कुछ कहे जाकर अपनी नंद कविता के साथ खाना बनाने लगती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार होता है। जैसे ही बबीता और कविता खाना परोसती हैं, तो बबीता के मायके वाले खाने पर टूट पड़ते हैं। बबीता के मायके वालों को भुक्कड़ों की तरह खाना खाता देख बबीता के ससुराल वाले हैरान हो जाते हैं। ये क्या बहू, तेरे मायके वाले तो कुछ मिनटों में ही सारा का सारा खाना खा गए। अब हम लोग क्या खाएंगे? घर में इतना ही राशन था। बबीता बेटा, अब हम चलते हैं। वैसे तो हमारा पेट अभी भरा नहीं है, लेकिन रास्ते में एक बहुत अच्छा ढाबा आता है, तो वहीं पर ही खाना खा लेंगे। ये नाश्ते के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर बबीता के मायके वाले चले जाते हैं। क्या नाश्ता? ये हमारे पूरे 2 दिन का खाना था जो इन लोगों ने खा लिया। कैसे लोग हैं जो इतना सारा खाना खाकर भी एक डकार भी नहीं मारी? ये तो मुझे इंसान नहीं बल्कि खबीस लगते हैं। अपने मायके वालों की ऐसी बात सुनकर बबीता को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो जानती थी कि गलती उसके मायके वालों की ही है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती। अब अक्सर बबीता के मायके वाले बबीता के ससुराल आया करते थे और उनके घर का राशन हमेशा खत्म कर दिया करते थे, जिस वजह से बबीता और उसके ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। बबीता के मायके वालों की वजह से बबीता के ससुराल वालों को पेट भरकर खाना भी नहीं मिल पाता था। ऐसे ही समय बीतता रहता है कि एक दिन फिर बबीता के मायके वाले आ जाते हैं। हे भगवान, ये लोग फिर आ गए। अब मैं क्या करूं? घर में तो राशन का एक दाना भी नहीं है। मैं इन सबके लिए खाना कहाँ से लाऊं? क्या तुम्हारे घर में राशन नहीं है? कितना गरीब ससुराल है तुम्हारा, जो तुम्हारे मायके वालों को 2 रोटी भी नहीं खिला सकते हैं। भाभी, गरीब मेरा ससुराल नहीं, भुक्कड़ मेरा मायका है। आप लोगों ने कभी अपने खाने पर गौर किया है कि आप कितना खाते हो? आप सबका बस चले तो पूरे गांव वालों का खाना खा जाओ और एक डकार भी ना लो। माना मेरा ससुराल बहुत गरीब है, लेकिन मुझे इतना प्यार करता है जो प्यार मुझे कभी मेरे मायके वालों से नहीं मिला, वो प्यार मुझे मेरे ससुराल वालों से मिल रहा है। बड़ी जुबान चल रही है, लगता है शादी के बाद कुछ ज्यादा ही अकड़ आ गई है। भाभी और नंद की बहस चल ही रही होती है कि तभी वहाँ बबीता की सास आ जाती है। बबीता की सास को देखकर दोनों भाभी नंद चुप हो जाती हैं, जिसके बाद बबीता जाकर अपने पड़ोस से राशन लाती है और अपने मायके वालों के लिए खाना बनाती है। जिसके बाद बबीता के मायके वाले सारा खाना फिर से चट कर जाते हैं और बबीता के ससुराल वाले देखते ही रह जाते हैं। लेकिन इस बार खाना खाने के कुछ ही देर में बबीता के मायके वालों को पेट में दर्द शुरू हो जाता है। उनके पेट में दर्द इतना तेज होता है कि बबीता के ससुराल वाले उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं, जिसके बाद डॉक्टर उन सबका चेकअप करता है। चेकअप करने पर सबको पता चलता है कि ज्यादा खाना खाने की वजह से सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है और इन्हें अब कुछ दिनों तक सिर्फ उबला हुआ ही खाना खाना पड़ेगा। कितनी बार कहा था आप लोगों से कि इतना खाना मत खाइए, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। हो गया ना अब सबको फूड पॉइजनिंग। बेटा, हमें माफ कर दे। अगर हम पहले ही तेरी बात मान जाते तो आज हमारी ये हालत ना होती। अब हम सब लोग अपने खाने पर कंट्रोल करेंगे और कम से कम खाना खाएंगे। बबीता, मुझे भी माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हमेशा बौनेपन को लेकर मजाक उड़ाया और कभी भी तुम्हारी बात नहीं मानी, लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है। बबीता के मायके वालों को अब एक अच्छा सबक मिल चुका था, जिसके बाद वो सब लोग अपने खाने पर कंट्रोल करते हैं और बबीता के बौनेपन का मजाक उड़ाना भी बंद कर देते हैं। जिसके बाद अब बबीता को उसके ससुराल वालों के साथ साथ उसके मायके वालों का भी काफी प्यार मिलता है, जिससे अब बबीता की जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं।